हेलो एवरीवन, ये वीडियो संसाधन टॉपिक का दूसरा पार्ट है। हमने पहले वीडियो में देखा था कि संसाधन क्या है एवं मानव किस प्रकार एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इस वीडियो में हम संसाधन टॉपिक को ही आगे बढ़ाते हुए संसाधनों के विभिन्न वर्गीकरण पर विस्तार से चर्चा करेंगे। संसाधनों का वर्गीकरण विभिन्न प्रकार से किया गया है, जिसमें पहला वर्गीकरण हम उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। जैव संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिसे हम जीवमंडल से प्राप्त करते हैं। जीवमंडल जो है हमारे पृथ्वी के ही चारों ओर मौजूद है और ये ऐसे संसाधन होते हैं जिनमें जीवन भी होता है, जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, मछलियाँ, जीव जंतु, ये सभी जो है जैव संसाधन के उदाहरण हैं। जबकि अजैव संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं, इनकी प्राप्ति भी हमें जीवमंडल से ही होती हैं, लेकिन ये संसाधन मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करते हैं, पर इनमें जीवन मौजूद नहीं होता है, जैसे मिट्टी, खनिज, चट्टान इत्यादि। यहाँ पर चित्र हम लोग दो तरह के चित्र देख रहे हैं, जिसमें एक ओर जो है जैव संसाधन के उदाहरण है और दूसरी ओर अजैव संसाधन के उदाहरण है, जिसमें एक संसाधन में, एक तरफ के संसाधन में जीवन मौजूद है और दूसरी तरफ के जो संसाधन है उसमें जीवन मौजूद नहीं है। चाहे इसमें जीवन हो चाहे जीवन ना हो, ये सभी जो है मानव की आवश्यकता को पूरा कर रही है, इसीलिए ये सभी जो है संसाधन हैं। अब हम जो दूसरा वर्गीकरण है वो देखेंगे। ये दूसरा वर्गीकरण समाप्यता के आधार पर है। समाप्यता के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है नवीकरण संसाधन और दूसरा है अनवीकरण संसाधन। इन संसाधनों के बारे में हम अक्सर सुना करते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं। बिल्कुल अगर सरल शब्दों में कहें तो नवीकरण संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो आसानी से खत्म नहीं होते हैं। अगर खत्म हो भी जाते हैं तो इसे दोबारा उत्पन्न किया जा सकता है, इसलिए इन्हें पुनः पूर्ति योग्य संसाधन भी कहते हैं। इसके उदाहरण में हम देखेंगे कि सूर्य है, पवन ऊर्जा है, पानी है, मिट्टी है, जंगल हैं, ये सभी नवीकरण संसाधन के उदाहरण हैं। वहीं दूसरी ओर है अनवीकरण संसाधन। इसके अंतर्गत वैसे संसाधन आते हैं जिनको बनने में काफ़ी लंबा समय लगता है, इसलिए ये जब एक बार खत्म हो जाते हैं तो फिर दोबारा बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। इसीलिए इसकी प्राप्ति कर पाना दोबारा बहुत मुश्किल होता है। इनमें कुछ ऐसे संसाधन भी होते हैं जो चक्रीय होते हैं, जैसे कुछ धातुएं जो चक्रीय होते हैं, जिसे एक बार खत्म होने के बाद फिर उसका उपयोग दोबारा फिर किया जा सकता है। जबकि कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय हैं, जो एक बार के प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग इस चित्र को देख सकते हैं। एक और है नवीकरण संसाधन, जिसमें सूर्य है, पवन ऊर्जा है, वृक्ष हैं, और दूसरी ओर जो है अनवीकरण संसाधन है, जिसमें तेल है, प्राकृतिक गैस है, कोयले हैं। इनको बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तीसरा जो वर्गीकरण है वो है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को चार भागों में बांटा गया है। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत मतलब अपना निजी, जिसमें अपना अधिकार हो बल्कि किसी और का नहीं। जैसे अपना हुआ अपना घर, अपना कुआं, अपना खेत, अपना जमीन। ऐसे संसाधनों को व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। ये जो चित्र है ये व्यक्तिगत संसाधन के उदाहरण है, अपना बगीचा, अपना घर, इस तरह से। फिर दूसरा है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। ऐसे संसाधन किसी एक का ना होकर के पूरे समुदाय या फिर पूरे समाज के सदस्यों का होता है, उसे सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहते हैं। जैसे पार्क हो गया, खेल का मैदान हो गया, ये
किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, इसमें सभी लोगों का अधिकार होता है। इसमें सभी लोग खेल सकते हैं, सभी लोग पार्क में जा सकते हैं, इसीलिए इसे सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहते हैं। अगला है राष्ट्रीय संसाधन। हमारे देश में जितने भी संसाधन मौजूद हैं सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। साथ में हमारे देश की सरकार को ये भी अधिकार होता है कि देशवासियों के हित के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो व्यक्तिगत संसाधनों को भी अपने कब्जे में ले सकती हैं। उदाहरण के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बार जो सड़कें, नहरें, पुल, रेल लाइन जो बनी हुई होती है वो व्यक्तिगत अधिकार क्षेत्र में बनी होती हैं। सरकार इनको अपने अधिकार में लेकर उन पर निर्माण कार्य करती हैं, क्योंकि सरकार के पास भूमि अधिग्रहण करने की क्षमता होती है, अधिकार होता है। और साथ में हमारे देश में जितने भी सारे खनिज हैं, जल संसाधन, वन है, वन्य जीवन है, यहाँ तक कि समुद्र में भारत की तटरेखा से 200 किलोमीटर के अंतर्गत समुद्र में जितने भी संसाधन हैं वो सभी संसाधन जो है राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जिन पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार होता है। इसको समझने के लिए हम इस मानचित्र को देखते हैं। इस मानचित्र में हम लोग देख रहे हैं भारत का नक्शा है और यहाँ पर भारत की तटरेखा बनी हुई है। तटरेखा से 200 किलोमीटर के अंतर्गत समुद्र में जितने भी संसाधन हैं वो सभी राष्ट्रीय संसाधन हैं, ये भारत देश का संसाधन है। लेकिन इस 200 किलोमीटर के बाद जो भी संसाधन समुद्र में पाए जाएंगे उन पर जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार होता है। कोई भी देश जो है इस अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना इन संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकता है। चौथा एवं सबसे आखिरी जो विभाजन है वो है विकास के आधार पर, जिसमें इसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला है संभावी संसाधन, दूसरा है विकसित संसाधन, तीसरा है भंडार, चौथा है संचित कोष। संभावी संसाधन ये ऐसे संसाधन होते हैं जो किसी क्षेत्र में मौजूद हैं पर इनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए हम लोग भारत के पश्चिम भाग में विशेषकर गुजरात और राजस्थान में इसके उदाहरण को देख सकते हैं। यहाँ पर पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का अपार संभावना है, पर अभी इसका उपयोग सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। अगला है विकसित संसाधन। ये ऐसे संसाधन हैं जिनका सर्वेक्षण, जांच पड़ताल किया जा चुका है। मतलब शोधकर्ताओं ने यहाँ पर पता लगा लिया है कि यहाँ पर कितना संसाधन है, कितना संसाधन मौजूद है और वह कितना उत्तम है एवं इसकी मात्रा कितनी है। तो ऐसे जो भी संसाधन हैं वैसे संसाधन को विकसित संसाधन कहते हैं। अगला है भंडार। भंडार के अंतर्गत ऐसे संसाधन आते हैं जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हैं परंतु तकनीकी अभाव के कारण इनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। उदाहरण के लिए जल जो है 2 ज्वलनशील गैसों जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यौगिक है तथा यह ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत बन सकता है। ये हम लोग को पता है कि ये एक प्रमुख स्रोत बन सकता है, लेकिन वो किस तरह से बनेगा इसके लिए हम लोगों के पास तकनीकी ज्ञान अभी उपलब्ध नहीं है। उसके अलावा पन बिजली भी बड़े पैमाने पर उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे तकनीकी अभाव के कारण हम लोग ये नहीं कर पा रहे हैं। अगला है संचित कोष। यह संसाधन भंडार का ही एक हिस्सा है। इन संसाधनों को तकनीकी ज्ञान का उपयोग करके प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है, परंतु भविष्य में अगर ज़रूरत होगी तो इनका उपयोग किया जा सकता है। जैसे नदियों से जल को विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। वर्तमान में अभी ये सीमित मात्रा में हो रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग और भी ज़्यादा बिजली उत्पन्न जो है जल से कर सकते हैं। उसी प्रकार वन भी जो है एक संचित कोष के उदाहरण है, जो अभी हम लोग इसका उपयोग सीमित मात्रा में कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में अगर ज़रूरत पड़े तो इसे हम लोग और भी बड़े पैमाने पर उपयोग कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा और जो कुछ भी मैंने बताया है वो आप लोगों को समझ में आया होगा।
और भी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो जो है मैं इसी तरह डालती रहूँगी। आप लोग आने वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।